जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रजिस्टर चैनलिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, एनएसडीएल की अगर हम बात करें तो ये कंपनी कल के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी का Q4 के अर्निंग्स, और Q4 के अर्निंग्स अब हमारे सामने आ चुका है। और अर्निंग्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट हमें फ्लैट देखने को मिले हैं, बट कंपनी के रेवेन्यू 27% से ग्रो करती हुई नजर आई है। और साथ में कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। अगर हम रेवेन्यू के पैरामीटर को अच्छी तरह से चेकआउट करें तो ग्रोथ हमें 27.4% की देखने को मिली है Q1Q बेसिस पे। और इस बार का रेवेन्यू 458 करोड़ कंपनी ने शो किया है। और कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो 360 करोड़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो एक्सपेक्टेशन 380 करोड़ 360 करोड़ के आसपास का ही था। तो रेवेन्यू जो रिपोर्ट इसने किया है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन 83 करोड़ की थी, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो फ्लैट का था, बट Q1Q बेसिस पे गिरावट का था। रिपोर्ट कितना हुआ है 90 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, Q1Q बेसिस पे फ्लैट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट फिर भी हो सकता है कि मार्केट को इस कंपनी के अर्निंग्स उतने पसंद नहीं आए। अब इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कंपनी का एबिट्टा। एबिट्टा देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 91 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। क्वार्टरली वाइज हमें गिरती हुई नजर आई है, लगभग 100 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट होने के बावजूद भी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले साल 25% था, तब जाकर 83 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था 364 करोड़ के रेवेन्यू पे। पिछले क्वार्टर में मार्जिन 29% था, बट इस क्वार्टर में 22% का मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आप देखोगे पिछले 2 से 3 सालों का डेटा, तो ये अब तक का लोवेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एनएसडीएल का। तो यही एक पॉइंट है जो कि कंपनी के इस नंबर को ख़राब बना सकती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का गिरा क्यों है, इसके लिए कंपनी के बिजनेस को समझना होगा। देखो, कंपनी का 3 बिजनेस सेगमेंट है। एक है डिपॉजिटरी का, एक है बैंकिंग का और एक है डेटाबेस का। ठीक है, डिपॉजिटरी का सेगमेंट अच्छा किया है। डेटाबेस 5% कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो। बट जो बैंकिंग सेगमेंट है वो टोटल रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करता है, जहां पर कंपनी केवाईसी में बिजनेस करती है। और केवाईसी के फेच रेट को जो उसने 20% से कम किया है, उसी कारण कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें श्रिंक होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि टोटल रेवेन्यू का 50% वो अकेले कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना, तो उसमें अगर कोई चेंजेस देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके पूरे नंबर में चेंजेस देखने को मिलेगी। और वो चेंजेस साफ साफ हमें देखने को मिल भी रहा है। बट दोस्तों, कंपनी का जो सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है डिपॉजिटरी का, जो टोटल रेवेन्यू का 40-45% कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है। वैसे देखने में तो लगता है कि वाह, एनएसडीएल क्या अच्छा काम कर रही है, बट बिजनेस के हिसाब से देखें तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और वो अच्छी बात का असर, वो नेगेटिव बात का असर आपको इस बार तो नहीं दिखा, अगले क्वार्टर में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब वो एग्जैक्ट है क्या? चीज़ें हमें ये देखने को मिल रही है कि एनएसडीएल जो सेटलमेंट फ़ीस लेती है वो वेव कर देगी, यानी कि हटा देगी उनके लिए जो वुमेन नए डिमेट अकाउंट ओपन करेंगे। और ये अगले 3 सालों के लिए होगा। मतलब अगर आप वुमेन हैं, डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं एनएसडीएल में, अगले 3 सालों तक आपसे एनएसडीएल किसी भी तरह का सेटलमेंट फ़ी नहीं लेगी। तो मान लो एनएसडीएल के अगर 100 क्लाइंट हैं, उसमें से अगर 10 भी वुमेन है और उससे आने वाला रेवेन्यू भी अगर मान लो 10 करोड़ है, तो साफ साफ वो 10 करोड़ कंपनी की पॉकेट से चला जाएगा। और ये चीज़ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में फिर से इम्पैक्ट डालने वाला है। अब ये मैं आपको इसलिए श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ सीडीएसएल ने भी किया था। कुछ लोगों के लिए उन्होंने भी अपने जो ट्रांजेक्शन फ़ीस है उसको कम कर दिया था। अब इसने तो पूरा हटा ही दिया है। तो ट्रांजेक्शन फीस उसने कम किया था, इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे सीडीएसएल का रेवेन्यू के कंपैरिजन में काफ़ी गंदा दिखेगा। सेम चीज़ एनएसडीएल के साथ भी हो सकता है क्योंकि उसने भी यही चीज़ किया है। बाकी देखते हैं कि Q1 में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। बट आपको क्या लगता है कि Q4 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की गिरावट की वजह से और इबिट्टा की गिरावट की वजह से
मार्केट को ये नंबर पसंद आएगा भी या नहीं, वो मुझे कमेंट में बताना। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वेदांता। लास्ट ट्रेडिंग सेशन वेदांता का शेयर आपको 60% तक क्रैश होता हुआ दिखा था, जिस वजह से कई सारे लोग पैनिक भी कर रहे थे। बट पैनिक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वेदांता जो 60% क्रैश हुआ था वो क्रैश नहीं था, वो टेक्निकल एडजस्टमेंट था। हाल ही में दोस्तों वेदांता ने डीमर्जर की अनाउंसमेंट की थी। डीमर्जर का एक्स डेट था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और इसी वजह से टेक्निकली एडजस्ट आपको वेदांता होती हुई दिखी थी। तो वेदांता अभी तक तो एक एंटिटी थी स्टॉक मार्केट में, बट अब 5 एंटिटी हो जाएगी, जिसमें एक होगा वेदांता एल्युमिनियम, एक होगा वेदांता ऑयल एंड गैस, एक होगा वेदांता पावर, और होगा वेदांता स्टील एंड फॉरेस्ट मटेरियल, और लास्ट में वेदांता लिमिटेड। तो हम लोग अभी तक वेदांता लिमिटेड को जान रहे थे। ये 4 अब नए स्टॉक मार्केट में एंटिटीज़ बनेगी, यानी कि अगर आप वेदांता के एक शेयर को ओन करते हैं तो ये चारों का एक एक शेयर वेदांता आपको देगी। तो 1:5 के रेशो में स्प्लिट हुआ है, बट अगर हम रेशो की बात करें तो 1:1 दिखने को मिल रहा है, यानी कि जितनी भी कंपनी लिस्ट होगी वेदांता की, सबका एक शेयर आपको मिलेगा अगर आप वेदांता लिमिटेड के एक शेयर को ओन करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये कंपनी ने कल के दिन अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है, और अर्निंग्स में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि मार्केट को वाह वाह कर दे, यानी कि मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। क्योंकि अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, या फिर किसी अदर पैरामीटर की बात करें, तो कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि मार्केट को इम्प्रेस कर सकती है। सबसे पहले कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट वाह वाह क्या मस्त तरीके से ग्रो किया है। 325 करोड़ से प्रॉफिट सीधा बढ़कर 679 करोड़ हो चुका है। तो प्रॉफिट तो मोर देन डबल है, अच्छी नंबर है, बट ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो थी वो 480 करोड़ तक की थी, रिपोर्ट कितना हुआ है 680 करोड़ तक, यानी कि एक्सपेक्टेशन से 100 करोड़ कम रिपोर्ट हुआ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3900 करोड़ तक की एक्सपेक्टेशन थी, रिपोर्ट कितना हुआ है 3850 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% से ग्रो किया है, बट एक्सपेक्टेशन से ये भी नंबर कम है। और एक चीज़ को लेकर कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और वो है मार्जिन 4 गुना हुआ है। पिछले बार कितना था 3.8%, इस बार सीधा 14.1%, बट ये मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ सकता था। इस बार 191 करोड़ तक का प्रोविज़न इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स में हुआ है। इस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो एक्सपेक्टेशन को बीट कर सकती थी, बट बीट नहीं कर पाई, क्योंकि प्रोविजंस का इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का 190 करोड़ वाइप आउट हो गया। इस वजह से 680 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। अदरवाइज 800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती थी। और मार्जिन जो 14% देकर आप खुश हो रहे हैं ना, ये ईजिली 20% के ऊपर भी जा सकता था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कि मार्केट को पसंद ना आए। इससे पहले जब Q4 के अर्निंग्स में कंपनी ने 300 कितना प्रॉफिट दिखाया था पिछले बार 325 करोड़ का, ये एकदम मार्केट को शॉक कर दिया था, और उस टाइम भयंकर क्रैश की थी मैज़गॉन, और उस टाइम भी प्रोविज़न की वजह से ही इतना गंदा प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था। और इस बार भी मार्केट प्रोविज़न का उम्मीद नहीं कर रही थी, बट प्रोविज़न हमें देखने को मिल गया। तो हो सकता है कि इस बार भी मार्केट को इसके अर्निंग्स पसंद ना आए। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो देखते हैं मार्केट को ये कंपनी के अर्निंग्स पसंद आते भी है या नहीं। अगर कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वहाँ पर FIS की जो इंटरेस्ट है और DIS की जो इंटरेस्ट है वो कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है। तो काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा मार्केट को पसंद आ जाएगा। हो सकता है पसंद आ जाए, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे को मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है इस कंपनी के अर्निंग्स को देखने के बाद। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें, या फिर गाइडेंस की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिसको चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों टाटा पावर की बात करते हैं।
तो टाटा पावर से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या? न्यूज़ ये है कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है 6,500 करोड़ और सेटअप करने वाली है 10 गीगावाट फोटोवोल्टेक इंगॉट वाटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सॉरी वाटर नहीं वाफर। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो, ये जो सब्सिडरी की बात हो रही थी ये और कोई नहीं, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है और वही 6,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है 10 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंगॉट एंड वेफर का जो है ये कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने वाला है, ये कंपनी ने एक्सचेंज में बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें टाटा पावर की बिजनेस से रिलेटेड अगर देखोगे तो नो डाउट अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा अगर हम टाटा पावर की एक और बिजनेस अपडेट की बात करें तो वो ये है कि इंडिया में जो पावर डिमांड है वो हर दिन एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इंडिया ने हिट कर दिया है 256 गीगावाट की पीक पावर डिमांड इन Q4 और रिन्यूएबल एनर्जी कटेलमेंट भी बढ़ती हुई दिखी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो पावर कंपनीज़ हैं उसके बिजनेस तो चमकने वाले हैं इस बार के Q4 में। और जब टाटा पावर के अर्निंग्स रिपोर्ट होंगे तो उससे तो हमें चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ जाएगी। बट Q4 से ज़्यादा मुझे Q1 पे भरोसा है, क्योंकि मुंद्रा प्लांट की जो शुरुआत है वो Q4 के लास्ट में हुई है। तो मुंद्रा प्लांट की जो कंट्रीब्यूशन है वो Q1 में बेहतर हमें देखने को मिलेगी और टोटल रेवेन्यू का 17-18% वही कंट्रीब्यूट करती है और मुंद्रा प्लांट की शुरुआत हो जाती है। तो टाटा पावर के जो अर्निंग्स पिछले कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल फेस छोड़कर ग्रोथ फेस में भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाटा पावर के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। पावर की डिमांड की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं टाटा पावर के तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर चल सकते हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।